हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि ठंड लगने की वजह से मीरा को बुखार आ जाता है और अक्षत उसके बुखार आने का कारण खुद को समझ बैठता है और साथ ही वो रात भर मीरा की देखभाल भी करता है। अब आगे अक्षत और मीरा भोपाल के लिए निकल गए। मीरा को खामोश देखकर अक्षत ने कहा, तुमने अचानक से भोपाल जाने का प्लान बनाया, सब ठीक तो है ना? मीरा ने खामोश नजरों से अक्षत को देखा और फिर पलकें झुकाकर कहने लगी, भोपाल में हमसे जुड़े बहुत से सच हैं जो हम जानना चाहते हैं, ऐसे सच जिन्हें माँ ने हमेशा हमसे छुपा कर रखा, वही जानने के लिए जा रहे हैं। कैसा सच? अक्षत ने पूछा। आप सुनेंगे? मीरा ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा। तुम चाहो तो, वैसे भी सफर लंबा है, खामोशी से बेहतर है मैं तुम्हारा सच ही सुन लूं। कम से कम कुछ ना कुछ बोलती रहोगी तुम, अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा ने एक बार फिर पलकें झुकाई और कहने लगी, हमारा जन्म भोपाल में हुआ था। जन्म के बाद से ही हमने आसपास सिर्फ एक माँ को ही देखा था। उन्होंने बड़े प्यार से हमारा नाम मीरा रखा था, लेकिन हमारे नाम के आगे लगा राजपूत हमेशा हमारे लिए उलझन भरा ही रहा। हमारी माँ ब्राह्मण परिवार से थी और हम राजपूत। कुछ समझ नहीं आता था। जब भी हमने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने हमेशा हमसे एक ही बात कही, वक्त आने पर सब बता देंगी। पर वो वक्त कभी आया ही नहीं। हमें पालने के लिए वो घर में सिलाई का काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हमारे घर से बाहर निकलने पर मनाही थी, ना किसी से बात करने दिया जाता था, ना ही बाहर निकलने। माँ हमेशा हमें अपनी आंखों के सामने रखती थी। जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो हमने देखा हमारे सब दोस्तों के पापा हैं। माँ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती थी। और वो ऐसा क्यों करती थी, ये उनसे पूछने की हमारी हिम्मत कभी नहीं हुई। स्कूल के इंटर्न्स खत्म होने के बाद उन्होंने हमें इंदौर भेज दिया कॉलेज के लिए। यहाँ हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे और फिर माँ हमें छोड़कर चली गई। उनके साथ साथ हमारे सवालों का जवाब भी चला गया और साथ ही चला गया हर वो राज। हम वापस लौट आए इंदौर और निधि के साथ रहने लगे। पर कुछ दिनों पहले हमें माँ का लिखा खत मिला, जिसमें लिखा था हमारे सवालों का जवाब हमें भोपाल जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर मीरा चुप हो गई। अक्षत के चेहरे पर उदासी घिर आई। उसने महसूस किया मीरा की जिंदगी में बहुत कम थे ऐसे घाव जिन्हें छुपाकर वो हमेशा सबकी खुशी देखती रहती थी। अक्षत ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और मीरा की ओर देखकर कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मीरा ने कहा। इतना दर्द होने के बाद भी तुम सबके सामने कैसे मुस्कुरा लेती हो? अक्षत ने कहा। वैसे ही जैसे इतनी घुटन के बाद भी आप सबके सामने ठीक रहने का दिखावा कर लेते हैं। मीरा ने पलकें उठाकर अक्षत की ओर देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, अक्षत ने मीरा से नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर जब मोना आपके साथ होती है तो आपका चेहरा बजाय खुशी के उदासी से क्यों भर जाता है? जब भी कोई उसका नाम लेता है तो आपको गुस्सा आता है। उनके और आपके बीच जो रिश्ता है वो प्यार का नहीं हो सकता है। लगता है जैसे बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा हो आपने, मीरा ने बेचैन होकर कहा। मीरा की बात सुनकर अक्षत हैरान था। आज से पहले उसकी खुशी के पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा था। उसकी खामोशी के पीछे की चीखें शायद किसी ने नहीं सुनी थी। उसकी हंसी के पीछे के आंसू कभी किसी ने नहीं देखे थे, पर मीरा ने सब देखा था। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, सही कहा तुमने, हमारे बीच प्यार का रिश्ता नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है। एक ऐसी मजबूरी जिसके बोझ को जिंदगी भर मुझे अपने कंधों पर लेकर चलना है। कैसी मजबूरी? मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहने लगा, हर इंसान का एक अतीत होता है जिसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे तुम्हारा अतीत है, मेरा भी एक अतीत है मीरा, और वो अतीत है मोनालिसा। मोना मेरे साथ कॉलेज में थी। शुरू से ही मैं बहुत कम बोलने वाला, अपने आप तक सीमित रहने वाला लड़का रहा हूँ। मैं, मेरे सपने, मेरी फैमिली और शुभ, बस यही मेरी दुनिया थी।
कॉलेज के शुरू से ही मोना का मुझ में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, पर उसकी लाइफस्टाइल और बात करने का तरीका मुझे कभी पसंद नहीं आया। मोना एक जिद्दी लड़की है जो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी दोस्तों ने पार्टी रखी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। सभी के साथ मैं भी पार्टी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उस रात के बाद सभी दोस्त दूर होने वाले थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे। शुभ भी मेरे साथ ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो रात वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। कहते कहते अक्षत की आवाज में एक दर्द समा गया। मीरा ने महसूस किया तो उसने अपना नाजुक हाथ अक्षत के हाथ पर रख दिया। मीरा की छुअन ने उसे एक पॉजिटिव एहसास दिलाया तो अक्षत ने आगे बोलना शुरू किया। मोना मुझे चाहती थी और ये बात पूरा कॉलेज जानता था, पर मैं उसे पसंद नहीं करता था। उसका दिल न टूटे इसलिए मैंने उससे दोस्ती रखी। लेकिन उस रात वो एक बहुत बड़ा फैसला करके आई थी। पार्टी के वक्त उसने मेरी ड्रिंक में पता नहीं क्या मिलाया और उसे पीते ही मेरा सर चकराने लगा। रेस्ट के बहाने वो मुझे ऊपर कमरे में लेकर गई। सर दर्द से फटा जा रहा था और सब धुंधला होने लगा। मोना वहीं थी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं शुभ के घर था। उसने बताया कि ड्रिंक की वजह से मैं ओवर होकर सो गया था। एक हफ्ते बाद मोना घर आई और सबसे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। घर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। मैंने जब उससे कुछ कहना चाहा तो उसने अपना फोन मेरे आगे कर दिया, जिसमें उसकी और मेरी इंटीमेट सीन्स की कुछ बेहुदा तस्वीरें थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बस उसने एक जाल बिछाया और मैं उसमें फंसता चला गया। उसे अपनाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा नशे में मुझसे ये सब हो गया होगा। अक्षत आगे बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। गुस्सा और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मीरा भी गाड़ी से नीचे उतरी। इस वक्त दोनों शहर के ऊंचे पुल पर खड़े थे, जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजर रही थी। मीरा अक्षत के पास आई। जैसे ही उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा, अक्षत गुस्से से पलटा और कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की के साथ ये सब। उस दिन के बाद से खुद से नफरत सी होने लगी है। मैं सबके साथ होता हूँ, पर मेरा दिमाग, मेरा मन हर वक्त मुझे इस माया जाल में फंसाए रखता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मोना भले दोस्त थी, पर मुझे अपनी हद में रहना था। आपने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, मीरा ने कहा। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अक्षत ने शांत भाव से उसकी ओर देखकर कहा। अगर आप गलत इंसान होते तो आंटी हमें आपके साथ कभी नहीं भेजती। पूरे घर में उन्होंने आपको ही क्यों कहा, जबकि अर्जुन भैया और पापा घर ही थे आज। क्योंकि आंटी आप पर बहुत भरोसा करती है, मीरा ने प्यार से कहा। अक्षत ने पीठ गाड़ी में लगा ली और मीरा की ओर देखकर कहा, और तुम? इसका जवाब आपके सामने है। भरोसा करते हैं तभी तो कल रात सुकून से सो रहे थे, मीरा ने कहा। मतलब? अक्षत ने हैरानी से कहा। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब थैंक यू किस लिए? अक्षत की हैरानी बढ़ती जा रही थी। कल रात भर जागकर आपने हमारे सर पर पट्टियां जो रखी थी, मीरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमसे किसने कहा? अक्षत झेप गया। सुबह निधि ने बताया। जब आप इतने स्वीट हैं तो फिर सड़ू बनकर क्यों रहते हैं, मीरा ने कहा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने कहा, अपना हाथ दीजिए। अक्षत ने अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अक्षत का हाथ थामा और कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ गहरी सांस लीजिए। अक्षत ने वैसा ही किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने 2-3 बार ऐसा किया तो पाया कि उसका गुस्सा लगभग कम हो गया है। अक्षत ने अपनी आंखें खोली और मीरा की ओर देखकर कहा, भाई तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, यही कि तुम बहुत अच्छी हो। बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। अक्षत ने खुशी से कहा। मीरा हंसने लगी और फिर अक्षत का हाथ छोड़कर कहा, अब चलिए, देर हो रही है हमें। बैठो, अक्षत ने कहा। दोनों गाड़ी में आ बैठे और अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मीरा को अपना अतीत बताकर अक्षत काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसका मूड बिल्कुल ठीक था तो उसने म्यूजिक ऑन कर दिया।
गाना बजने लगा जो कि उस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, ऐसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुम को भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। गाना अक्षत का पसंदीदा था, इसलिए वो साथ साथ गुनगुना भी रहा था। लेकिन मीरा को आखिरी लाइन कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उसने गाना बदल दिया। दूसरा गाना बजने लगा, लेकिन ये पुराना गाना था और अक्षत मीरा दोनों को ही पुराने गाने पसंद थे। गाना बजने लगा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अक्षत ने जैसे ही गाना सुना, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, जानते हैं, मीरा ने कहा, और उसके बाद दोनों ही खामोशी से उस गाने को सुनने लगे। अक्षत का मन बहुत शांत था। अब मीरा के बारे में सोचते हुए वो गाड़ी चला रहा था। 2 घंटे बाद दोनों अष्टा शहर पहुंचे। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई, दोनों नीचे उतरे और सामने बने एक ढाबे पर आए। अक्षत ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और फिर आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों बेंच के किनारों पर बैठे थे। अक्षत चाहता था मीरा उसके पास आकर बैठे, लेकिन ना वो उसे कह सकता था, ना खुद उसके करीब जाकर बैठ सकता था। लड़का चाय ले आया, उसने मीरा और अक्षत को चाय दी और चला गया। मीरा अपनी चाय पीने लगी। अक्षत चाय का ग्लास हाथ में थामे बस उसे देखता रहा। एक इंसान एक वक्त पर मासूम और इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अक्षत बस यही सोच रहा था कि तभी 2 लोगों ने आकर कहा, भाई जरा उधर खिसकना। अक्षत मन ही मन खुश हो गया और जल्दी से मीरा की तरफ खिसक गया। मीरा का ध्यान कहीं और ही था। अक्षत ने देखा सामने 2 छोटे बच्चे, जिनके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ कटे फटे कपड़े थे, जिनका सूखा हुआ चेहरा और बुझी हुई आंखें बता रही थी कि उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। दोनों बच्चे बड़ी आस से आसपास बैठे लोगों को देख रहे थे कि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे। उनके चेहरे का दर्द मीरा के चेहरे पर उतर आया था। वो अपनी चाय पीना भूल चुकी थी। अक्षत ने देखा तो उसने दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। दोनों अक्षत के पास चले आए तो अक्षत ने पूछा, नाम क्या है तुम दोनों का? इसका नाम राजू और मेरा नाम मुनिया, छोटे मैले बालों वाली उस बच्ची ने कहा। भूख लगी है? अक्षत ने पूछा। अक्षत के इस सवाल पर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें चुप देखकर अक्षत ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो उधर उस गुमटी के पीछे। राजू ने दूर गुमटी की ओर इशारा करते हुए कहा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार सवाल मीरा ने किया। खाने के लिए आए हैं, मुनिया ने कहा। पैसे हैं तुम दोनों के पास? पैसे हैं तुम लोगों के पास? अक्षत ने सवाल किया और इस बीच उसकी चाय लगभग ठंडी हो चुकी थी। पैसे तो नहीं हैं, मुनिया ने मासूमियत से कहा। फिर खाना कैसे मिलेगा आप लोगों को? मीरा ने प्यार से कहा। ये जो साहब लोग खा रहे हैं, इनके खाने के बाद जो बचेगा वो होटल का मालिक हम लोगों को दे देगा।
मासूम से राजू ने आस भरे शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। उसे उन दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने दोनों के गालों को छूकर कहा, आप दोनों बैठो, हम मंगवाते हैं। कहकर जैसे ही उसने अपनी बगल में देखा, अक्षत वहां नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने से अक्षत हाथ में ढेर सारा खाने का सामान लेकर आ रहा था। उसने सब टेबल पर रखा और दोनों बच्चों से कहा, चलो आ जाओ। दोनों बच्चे आकर कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत ने उनके सामने सब खाने का सामान रखा। दोनों खाने लगे। खाते हुए जो खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, उसे अक्षत ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया था। वो वापस मीरा के पास आया और कहा, खुश हो ना? ऐसा क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे दूसरों के झूठे खाने पर निर्भर रहते हैं। क्या ईश्वर को इन बच्चों पर दया नहीं आती? मीरा ने भावुक होकर कहा। ये कुदरत का नियम है मीरा। इस दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है, कोई कम तो कोई ज्यादा। अक्षत ने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा, हम नहीं मानते ऐसे नियमों को। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता ना, तो हम इनके लिए वो सब करते जो ये डिजर्व करते हैं। मीरा ने कहा, चलो बैंक लूटते हैं। अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा, क्या? मीरा ने हैरानी से अक्षत की ओर देखा। बैंक लूटते हैं? अब इतना पैसा तो बैंक से ही मिल सकता है। अक्षत ने कहा, टांग खींच रहे हैं आप हमारी? मीरा ने अक्षत को घूरते हुए कहा। मीरा, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई एक ना एक चीज छूटती ही है। तो बेहतर है ना जो सामने है उसे बेहतर बनाए। अक्षत ने कहा। मतलब? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाते हुए कहा, चलो खुशियां बांटते हैं। अक्षत मीरा को लेकर उन बच्चों के पास आया। दोनों उनके साथ बैठकर खाने लगे। साथ ही उन्हें भी अपने हाथों से खिला रहे थे और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। जब उन दोनों ने खा लिया तो अक्षत और मीरा ने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें ली और फिर उन दोनों के लिए कुछ सामान खरीदकर उन्हें दे दिया। अक्षत ने घड़ी में टाइम देखा। भोपाल पहुंचने में अभी 2-3 घंटे लगने बाकी थे। उसने मीरा से चलने को कहा। दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने अपना सीट बेल्ट लगाया और मीरा से लगाने को कहा। जब उससे नहीं लगा तो अक्षत उसकी ओर झुका और खुद लगाने लगा। मीरा ने धीरे से कहा, आप इतने सड़ू भी नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसे ही मीरा ने कहा, अक्षत उसकी ओर देखने लगा। दोनों के चेहरों के बीच थोड़ा सा ही फासला था। खिड़की से आती हवा से बाल उड़कर मीरा के चेहरे पर आने लगे तो अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए उन्हें अपनी उंगलियों से हटा दिया और कहा, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। अक्षत इतना कहकर मीरा से दूर हो गया, पर अपनी कही आखिरी बात से उसने मीरा के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा दी थी। उसके चेहरे पर आए भाव को अक्षत पहचान न ले सोचकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मीरा खामोशी से गाड़ी के शीशे से अपना सर लगाए रास्ते को देखती रही और अक्षत गाड़ी चलाता रहा। एक लंबे सफर के बाद दोनों भोपाल पहुंचे। भोपाल की गलियों में जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, मीरा का दिल बैठा जा रहा था। अपने अतीत के सच के वो धीरे धीरे करीब जाती जा रही थी। वो अक्षत को रास्ता बताती रही। अक्षत वैसे वैसे गाड़ी को टर्न करता रहा। गलियां बहुत सकरी होने की वजह से अक्षत गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और आखिरकार गाड़ी मीरा के घर के सामने पहुंची। मीरा धड़कते दिल के साथ नीचे उतरी। उसे देखकर आसपास के लोग उसके पास चले आए और उसका हाल चाल पूछने लगे। मीरा ने सबसे बात की और अक्षत का परिचय भी करवाया। तभी भीड़ में से एक आदमी आया और बिना कुछ बोले मीरा को चाबियों का गुच्छा थमाकर चला गया। मीरा उस आदमी से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो आदमी वहां से चला गया। सभी लोग भी एक एक करके चले गए। अक्षत बस चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। सबके जाने के बाद मीरा ने बैग से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया। उसने अक्षत से अंदर चलने को कहा। अंदर आकर अक्षत ने देखा घर बहुत खूबसूरत था। एक एक चीज सलीके से जमी हुई थी। मीरा ने आंगन में पड़ी कुर्सी को पोंछा और अक्षत को बैठने को कहा। अक्षत बैठ गया और घर को देखने लगा। मीरा ने अक्षत के पीछे लगे उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया जिससे सारा आंगन रोशनी से भर गया।
अक्षत को सारी चीजें अब और साफ साफ दिखाई दे रही थी। मीरा दरवाजे के पीछे चली गई। उसने देखा पानी नहीं है, होता भी कहाँ से। उसने यहाँ से जाने के बाद कभी आकर देखा ही नहीं। वो वापस अंदर आई और किचन में पड़ी खाली स्टील की मटकी उठाई और जैसे ही जाने लगी अक्षत ने टोक दिया, ये सब लेकर कहाँ? घर में पानी नहीं है, वही लेने जा रहे हैं, आप बैठिए ना, मीरा ने कहा और बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने पास ही में लगे मोहल्ले के नल से पानी भरा और जब तक पानी भरा तब तक मीरा ने दुपट्टे को कंधे से लेकर कमर पर बांध लिया। उसने मटकी उठाई और उसे कमर पर रखकर अंदर ले आई। बालों की बड़ी सी लट उसके गालों पर झूल रही थी। कमर पर मटकी रखे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गांव की लड़कियों जैसी। अक्षत ने देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मीरा के पास आया और कहा, लाओ मैं रख देता हूँ। अक्षत ने पानी का बर्तन रखा, तब तक मीरा भी वहां आ गई और ग्लास में पानी निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, फिल्टर नहीं है, चलेगा। कहते हुए अक्षत ने ग्लास मीरा के हाथ से लिया और एक सांस में पूरा पी लिया। उसने पानी पीकर मीरा की ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, एक सुकून सा है यहाँ। हमारी माँ भी यही कहती थी, कभी कभी आप बिल्कुल उनकी तरह बात करते हैं। मीरा ने अक्षत की ओर प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, मैं जरा पुराने ख्यालात का हूँ, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर मीरा भी मुस्कुराने लगी तो अक्षत ने कहा, अपना घर नहीं दिखाओगी? चलिए। कहते हुए मीरा आगे आगे चलने लगी और अक्षत उसके पीछे पीछे। मीरा ने घर में बना एक बड़ा कमरा दिखाया जो उसकी माँ का था, जिसकी दीवार पर मीरा के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। एक बड़ा सा बेड जो कि बहुत सुंदर था, एक बड़ी कपड़े रखने की लकड़ी की अलमारी जिस पर पुराने जमाने का कोई डिजाइन बना हुआ था। कमरे के एक कोने में ढेर सारी किताबें थीं। अक्षत ने एक किताब उठाकर देखा जिस पर लिखा था राजपूती वंश। उसने किताब मीरा की ओर दिखाकर कहा, इन्हें कौन पढ़ता था? हमारी माँ, उन्हें ये किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, मीरा ने कहा। अक्षत उसके पीछे पीछे बाहर आया तो मीरा उसे घर के पीछे बने उस छोटे से बगीचे में ले आई जहाँ एक बड़ा पेड़ था जो बगीचे से होकर आधा छत पर लहरा रहा था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर सिर्फ 2 लोग आसानी से बैठ सकते थे। अक्षत बीच पर आकर बैठा। एक बहुत अच्छी महक ने उसकी नाक को छुआ तो उसने कहा, ये खुशबू लेवेंडर की है, वो देखिए वहाँ कोने में, इसकी खुशबू हमें बहुत पसंद है। जब भी हम यहाँ आते थे तो रोज कुछ वक्त यहाँ बिताते थे, मीरा ने कहा। तो अक्षत ने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। मीरा उसके बगल में आकर बैठ गई। दोनों साथ साथ बैठकर उस खुशबू को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, चले? अक्षत उठकर जैसे ही चलने लगा लड़खड़ा गया। गिरने को हुआ तो मीरा ने उसके हाथ को थामकर उसे गिरने से बचा लिया। दोनों अंदर आए। जो चाबियां मीरा को मिली थी उन्हें लेकर मीरा सावित्री के बने उस खास कमरे के सामने आई जिसमें जाने की मीरा को कभी मंजूरी नहीं मिली थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। छोटे से कमरे में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था। मीरा ने धड़कते दिल के साथ उस बक्से को खोला। खोलते ही सबसे ऊपर उसे कुछ पेपर्स मिले। मीरा ने उन्हें उठाकर देखा और जैसे ही पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। उसे खामोश देखकर अक्षत ने उससे वो कागज लिए और देखने लगा। जैसे ही अक्षत ने उन्हें देखा एक पल के लिए उसका कलेजा भी धक से रह गया। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हैरान होकर कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली मीरा। अब आगे क्या होगा? ऐसे कौन से पेपर्स देख लिए मीरा और अक्षत ने, और आगे कौन सा राज मीरा को पता चलने वाला है? ये सब जानने के लिए बने रहिए आराधना वॉइस में। आज की आपको कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की और आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपसे मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।